पैसे की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो हमारे लेन-देन, हमारे इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि हमारी बचत के तरीके को भी हमेशा के लिए बदल सकती है। नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हवा है या हम सच में पैसे के भविष्य को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देख रहे हैं? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि साल है 2026। ये वो साल है, वो मोड़ है जहां डिजिटल एसेट्स अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं रह गई हैं। नहीं, अब ये फाइनेंस की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। अब ये जो बदलाव है ना, इसे एक तरह की जंग समझ लीजिए। पैसे के भविष्य की इस लड़ाई में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, और यही वो ताकतें हैं जो तय कर रही हैं कि आने वाला फाइनेंशियल सिस्टम आखिर कैसा दिखेगा। तो ये हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है द सॉवरेन, यानी हमारा पारंपरिक पैसा जिसे सरकारें और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ द सिंथेटिक यानी क्रिप्टो, जो किसी सरकार के हुक्म पर नहीं बल्कि कोड और प्रोटोकॉल पर चलता है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों यानी सॉवरेन और सिंथेटिक मनी के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे समझते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पैसों के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाती है। देखिए, एक कोने में है फिएट करेंसी, मतलब हमारे रुपए डॉलर, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, और दूसरे कोने में है बिटकॉइन, जिसे कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं करती। और इनके बीच में आते हैं हाइब्रिड मॉडल्स, जैसे कि स्टेबल कॉइन्स जिन्हें प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं, और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी। तो असल में सारा खेल कंट्रोल का है। पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के या फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के? ठीक है, तो ये तो हो गई थियोरी की बातें, पर असल दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं, अब हम यही देखेंगे। और कहानी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि दुनिया के किस कोने में बैठकर इसे देखा जा रहा है। ये ग्लोबल अडॉप्शन इंडेक्स बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, लिस्ट में ऊपर भारत और पाकिस्तान जैसे देश हैं। यहाँ लोग क्रिप्टो क्यों यूज कर रहे हैं? महंगाई से बचने के लिए, बाहर से पैसा भेजने के लिए, ऑनलाइन लेनदेन के लिए, मतलब जरूरत के लिए। अब दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स यानी बड़े फंड्स पैसा लगा रहे हैं। ये एकदम अलग कहानी है। और ये नंबर 115 बिलियन डॉलर, ये अमेरिका की कहानी है। ये वो पैसा है जो इंस्टीट्यूशनल ईटीएफ के जरिए आया है, जिसने अमेरिका को नंबर 2 पर पहुंचा दिया। ये है टॉप डाउन अडॉप्शन, जहां बड़ी खिलाड़ी पहले आते हैं। अब उस टॉप डाउन अप्रोच की तुलना जरा इससे कीजिए। अर्जेंटीना में लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को अपनी बचत यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन्स में रखने पर मजबूर कर दिया है। ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या सट्टेबाजी नहीं है, ये तो अपनी मेहनत की कमाई को बचाने की लड़ाई है, फाइनेंशियल सर्वाइवल है ये। और ये बॉटम अप एडॉप्शन का सबसे दमदार उदाहरण है। अब तक तो सब अपनी मर्जी से चल रहा था, लेकिन अब मैदान में रेफरी उतर चुका है। अब बात करते हैं रेगुलेशंस की, उन नियमों की जो इस पूरी क्रिप्टो स्पेस को एक प्रोफेशनल शक्ल दे रहे हैं। और साल 2026 ये वो साल है जब क्रिप्टो के लिए रूल बुक फाइनली लिखी गई। ये कुछ ऐसे बड़े रेगुलेटरी माइलस्टोन्स हैं जिन्होंने सच में पूरा गेम ही बदल दिया। इनमें से सबसे बड़ा नाम है यूरोप का मीका फ्रेमवर्क। सीधे शब्दों में कहें तो इसने क्रिप्टो सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नियम तय कर दिए। अब उन्हें लाइसेंस लेना होगा, अपने पास सही रिजर्व रखना होगा। इससे हुआ क्या? यूरोप के मार्केट में स्टेबिलिटी आई और आम यूजर्स को प्रोटेक्शन मिला। उधर अमेरिका में भी एक लैंडमार्क फैसला आया। बिटकॉइन और इथेरियम को सिक्योरिटी नहीं बल्कि डिजिटल कमोडिटी माना गया। इस एक फैसले ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए। उन्हें जिस रेगुलेटरी क्लैरिटी का इंतजार था वो मिल गई। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। भविष्य किसका होगा, स्टेट का या प्रोटोकॉल का? ये स्लाइड बिल्कुल आमने सामने रखती है डिजिटल करेंसी के भविष्य के दो मॉडल्स को। एक तरफ है डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंकों की डिजिटल करेंसी, जो पूरी तरह से स्टेट के कंट्रोल में होगी। और हाँ, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि सॉवरेन यानी सरकारों का जवाब कितना बड़ा है।
दुनिया के 90% से ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स या तो CBDC पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसे पायलट कर रहे हैं। मतलब लगभग हर बड़ा सेंट्रल बैंक DeFi के जवाब में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी तैयार कर रहा है। तो इन सब से मिलकर एक नए फाइनेंशियल दुनिया बन रही है। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस नई दुनिया में क्या नए सिस्टम और क्या नए खतरे पैदा हो रहे हैं। IMF ने एक बहुत बड़े सिस्टेमिक रिस्क की तरफ इशारा किया है। सोचिए, पुराने फाइनेंशियल सिस्टम में ना कुछ स्पीड ब्रेकर्स थे, सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं उन्हें। लेकिन ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन ये सारे स्पीड ब्रेकर्स हटा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस मशीन स्पीड से आ सकते हैं, पलक झपकते ही, और अधिकारियों को संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4 संभावित भविष्य बताए हैं, जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स आगे कैसे टकराते हैं। क्या हम एक सिंगल डिजिटल ग्लोबल सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे या फिर एक ऐसी टूटी हुई दुनिया की तरफ जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ जिंदा रहने के लिए होगा? हम किस रास्ते पर जाएंगे, ये उन फैसलों पर निर्भर करेगा जो आज लिए जा रहे हैं। तो फिर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? उनका मानना है कि भविष्य में कोई एक नहीं जीतेगा, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल उभर कर आएगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहां सरकार वाला पैसा और प्रोटोकॉल वाला पैसा दोनों एक साथ मौजूद रहेंगे और उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना ही पड़ेगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां स्टेट कंट्रोल्ड पैसा भी है और प्रोटोकॉल ड्रिवन पैसा भी, तो फिर असली पावर, आखिरी पावर किसके हाथ में होगी? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक ग्लोबल फाइनेंस की